नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको भ्रूण की टेस्टिंग, गर्भपात और भ्रूण हत्या से जुड़े कानूनी प्रावधान की जानकारी देंगे। लिंग परीक्षण, जांच के बाद जन्म से पहले मां के गर्भ से लड़की के भ्रूण को समाप्त करने के लिए गर्भपात की प्रक्रिया को भ्रूण हत्या कहते हैं। कन्या भ्रूण या कोई भी लिंग परीक्षण भारत में गैर कानूनी है। कन्या भ्रूण हत्या शताब्दियों से चला आ रहा है और खास तौर से उन परिवारों में जो केवल लड़का ही चाहते हैं, और उसके पीछे विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक कारण भी हैं। अब समय बहुत बदल चुका है, हालांकि विभिन्न कारण और मान्यताएं कुछ परिवारों में आज भी जारी हैं। सरकार ने इस दुष्प्रथा को रोकने के लिए कानूनी ढांचा भी तैयार किया है। 1971 में संसद में गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति अधिनियम 1971 या एमटीपी एक्ट पारित हुआ, जो 1 अप्रैल 1972 को लागू भी हो गया। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 मानवीयता और चिकित्सा के आधार पर पंजीकृत चिकित्सकों को गर्भपात का अधिकार प्रदान करता है। लिंग चयन प्रतिबंध अधिनियम 1994 गर्भधारण से पहले या उसके बाद लिंग चयन पर प्रतिबंध लगाता है, और यही कानून कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए प्रसव से पहले लिंग निर्धारण से जुड़े टेस्ट पर भी प्रतिबंध लगाता है। भ्रूण हत्या को रोकने में ये कानून काफी उपयोगी है। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। भ्रूण हत्या से जुड़े तमाम पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देंगी हमारी आज की कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो अगर आपका भी नवीन जी से भ्रूण की टेस्टिंग और गर्भपात से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं को लेकर कोई सवाल है तो आप इस मसले पर सवाल कर सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो एक बार आपको विषय की जानकारी फिर से दे देते हैं। भ्रूण हत्या पर कानूनी जानकारी के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और इस विषय से जुड़ी हुई कानूनी सहायता के लिए या आपका जो भी सवाल है, आप हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, अपने सवालों का हल ढूंढ सकते हैं। नंबर्स हैं 012061279670, 012061279668। इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और कानूनी सहायता प्राप्त कीजिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और नवीन पांडे जी, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि भ्रूण हत्या की कानूनी परिभाषा आखिर क्या कुछ कहती है। भ्रूण हत्या की कानूनी परिभाषा को यदि हम देखें तो इसके लिए हमें एक तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में जाना होगा जी। दूसरे प्री कॉन्सेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट में जाना होगा, जिसमें भ्रूण हत्या जो है ये मुख्य रूप से केंद्रित है महिला भ्रूण के प्रति। वैसे यदि शाब्दिक परिभाषा की बात करें तो भ्रूण हत्या तब होता है जब किसी भी भ्रूण को जो अपनी मां के गर्भ में पल रहा है उसका गैर कानूनी तरीके से गर्भपात करा दिया जाए, तो वो भ्रूण हत्या होता है जी। लेकिन यदि हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट को देखें और प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट को देखें तो यहाँ पर जो परिभाषा का उल्लेख किया गया है वो कहता है यदि लिंग निर्धारित करने के लिए किसी भी साइंटिफिक प्रक्रिया या उपकरणों का सहायता लिया जाए और उसके तहत यदि लिंग निर्धारित हो जाए और ये पता चलता है कि जो भ्रूण पल रहा है वह लड़का नहीं बल्कि लड़की है, और इस निर्धारण के बाद यदि उस भ्रूण की हत्या की जाती है तो वो फीमेल फिटिसाइड या महिला भ्रूण हत्या कहलाती है, जो कि एक दंडनीय अपराध है और इसके लिए बहुत ही कठोर प्रावधान हमारे कानून में किए गए हैं जी। बिल्कुल जी। नवीन जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या भ्रूण की टेस्टिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित है और किन हालातों में टेस्टिंग संभव है। देखिए, यदि हम पीसीपीएनडीटी एक्ट को देखें तो गर्भधारण के बाद प्रसव पूर्व
यदि कोई भी तकनीकी सहायता लेकर के भ्रूण की टेस्टिंग यदि इस मकसद से की जा रही है ताकि गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग निर्धारित किया जा सके, तो इस प्रकार की सभी टेस्टिंग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं। जी। आप किसी भी परिस्थिति में इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये आपके लिए क्यों आवश्यक है। लेकिन वही यदि बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए, उसके शारीरिक विकास के लिए और साइंटिफिक आवश्यकताओं के लिए यदि टेस्टिंग करने की आवश्यकता है तो उस पर प्रतिबंध नहीं है। उसके लिए जो है जैसे कुछ कंडीशंस हैं, यदि जो टेस्टिंग है वो इस चीज के लिए किया जा रहा है कि गुणसूत्रीय असमानताएं यदि हैं भ्रूण में उसका पता लगाने के लिए, या फिर कोई अनुवांशिक मेटाबॉलिक रोग का पता लगाने के लिए करना हो, या हीमोग्लोबिन जो कि रक्त की असमानता से संबंधित विकार या रोग है उसके लिए हो, या किसी प्रकार का अनुवांशिक रोग हो, है ना, उन चीजों की यदि संभावना होती है तो ऐसी स्थिति में टेस्टिंग किया जा सकता है, लेकिन लिंग निर्धारण के लिए बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर कुछ शर्तें भी हैं। शर्तें क्या है कि यदि ऐसी परिस्थितियों में विकार या किसी प्रकार की असमानताओं का पता लगाने के लिए यदि करना है तो इसमें भी गर्भवती महिला की उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद में ये भी आवश्यक है कि जो गर्भवती महिला है उसका 2 बार कम से कम स्वतः गर्भपात हुआ हो या भ्रूण हानि हुई हो, तो ऐसी महिला पर ही इस प्रकार के साइंटिफिक टेस्ट भी किए जा सकते हैं। हो सकता है किसी औषधि की वजह से या किसी संक्रमण की वजह से या कोई केमिकल रिएक्शन शरीर में होने की वजह से गर्भपात हो रहा हो बार बार, तो ऐसी स्थितियों में किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले भी ये आवश्यक है कि उस गर्भवती महिला को जो तकनीकी जांच है उसके प्रभाव और उसके परिणाम को उसके समझ में आने वाली भाषा में समझाई जाए और गर्भवती महिला से लिखित में सहमति ली जाए, उसके बाद ही परीक्षण किया जा सकता है, अन्यथा किसी और कारण से बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। सर ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि भ्रूण या अजन्मे बच्चे के क्या कानूनी हक होते हैं? वक्ता जी देखिए, इस विषय को लेकर के हमारे कानून में बहुत ही जो स्थिति है वो बहुत स्पष्ट नहीं है। यदि हम संविधान को देखें तो संविधान के अंदर जो आर्टिकल 21 सब क्लॉज 1 है उसमें ये कहा गया है कि व्यक्ति के अधिकार तभी शुरू होते हैं जब उसका जन्म हो जाता है। किसी अजन्मे व्यक्ति का के लिए कोई अधिकार जो है उसको निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो अगर सीधे तौर पर देखें तो संविधान के हिसाब से अजन्मे व्यक्ति के पास में अधिकार नहीं होते, लेकिन वही कुछ दूसरे कानून हैं जिनको यदि हम देखें, जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में प्रावधान है कि जो बच्चा अपनी मां के गर्भ में पल रहा है उसको भी संपत्ति का हस्तांतरण किया जा सकता है। इसी प्रकार से यदि हम दंड प्रक्रिया संहिता को देखें सेक्शन 416, तो वहां भी ये वर्णन है कि यदि कोई गर्भवती महिला है उसको मौत की सजा यदि हो जाती है तो क्योंकि वह महिला गर्भवती है तो उसकी मौत की सजा को स्थगित कर दिया जाता है, उसको आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिससे कि ये साबित होता है कि अजन्मे बच्चे को भी एक अधिकार दिया जा रहा है वहां पर, जो कि उसके जीवन का अधिकार है। इसी प्रकार से जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है उसमें भी गर्भ में पल रहे भ्रूण के अधिकारों को नियंत्रित किया गया है। वहां भी जो अजन्मा बच्चा है उसे भी उत्तराधिकार के लिए बराबर का हकदार माना जाता है। इसी प्रकार से भारतीय दंड संहिता को यदि हम देखें तो वहां भी यदि कोई व्यक्ति किसी अजन्मे बच्चे के मृत्यु का कारण बनता है तो उसके लिए
सजा का प्रावधान है। इसी प्रकार से यदि हम परिसीमन अधिनियम को देखें तो उसमें भी नाबालिग शब्द में अजन्मे बच्चे को भी सम्मिलित किया गया है। तो कुछ ऐसे कानून हैं जिनके अंदर अजन्मे बच्चे को या भ्रूण को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कानून हैं जहां पर अजन्मे बच्चे को अधिकार जो है नहीं दिया जाता या उनके विषय में कुछ स्पष्टता नहीं है। बिल्कुल। ये भी समझना चाहेंगे सर कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या पीएनडीटी एक्ट क्या है और इसे क्यों बनाया गया, क्यों पड़ी कानून में संशोधन की जरूरत? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं गर्भावस्था का चिकित्सकीय समापन अधिनियम जी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है। 1971 में ये एक्ट लाया गया था, जिसके तहत यदि गर्भ के दौरान किसी भी प्रकार की समस्याएं आती हैं या गर्भवती महिला के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न होता है, तो ऐसी स्थिति में चिकित्सक के द्वारा उसका गर्भपात कराया जा सके ताकि गर्भवती महिला के स्वास्थ्य को नुकसान होने से बचाया जा सके। तो ऐसी परिस्थितियों को नियमित करने के लिए और किसी प्रकार से किसी भी महिला का गैर कानूनी तरीके से या किसी गलत मकसद से उसका गर्भपात न कराया जा सके, इन चीजों के लिए ये कानून बनाया गया था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 जी। बाद में इसमें सन 2021 में संशोधन भी किया गया। संशोधन के पीछे जो मकसद था वो ये था कि व्यापक देखभाल के लिए सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके और चिकित्सकीय और उपचार से संबंधित मानवीय और सामाजिक आधार पर एक सुरक्षित और वैध तरीके से गर्भपात कराने के लिए जो समुचित सुविधाएं हैं जी, उनका विस्तार किया जा सके, ये मकसद रहा है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट का जी। इसी प्रकार से जो प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट है, इसका जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि किसी भी प्रकार से जो महिला भ्रूण का निर्धारण करके और उसकी गर्भ में हत्या की जा रही थी, जिसकी वजह से जो लिंग अनुपात में एक बहुत बड़ा गैप आ रहा था समाज के अंदर, और समाज को बढ़ाने के लिए जितने पुरुषों की आवश्यकता है उतनी ही महिलाओं की भी होती है। तो ये दोनों की जो जनसंख्या है, जो आबादी है, उसमें कोई बहुत बड़ा गैप ना रहे, इन चीजों को नियंत्रित करने के लिए पीसीपीएनडीटी एक्ट लाया गया। नवीन जी, ये जानना चाहेंगे कि अस्पतालों और नर्सिंग होम्स के लिए पीएनडीटी एक्ट के तहत क्या कुछ दिशा निर्देश हैं? भ्रूण के लिंग टेस्टिंग पर क्या कानून है? वक्ता जी, जहां तक दिशा निर्देशों का सवाल आता है जी, सबसे पहले कोई भी अस्पताल, नर्सिंग होम या स्वास्थ्य केंद्र यदि यूएसजी मशीन का उपयोग करना चाहती है, चाहे वो मशीन ब्लैक एंड व्हाइट मशीन हो या कलर डॉपलर मशीन हो, यदि इसका उपयोग करना है गर्भ से संबंधित किसी भी प्रकार के परीक्षण के लिए, तो उस संस्था को सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और ये रजिस्ट्रेशन कम से कम यूएसजी सुविधा जनता को उपलब्ध कराने से कम 3 महीने पहले लेना होता है। और यदि एक से ज्यादा केंद्र हैं किसी संस्था के पास में जी, तो कोई भी मशीन को वो यदि एक केंद्र में रजिस्टर करा रखा है तो दूसरे केंद्र में शिफ्ट करके वहां पर उसका प्रयोग नहीं कर सकते। हर केंद्र के लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन कराना होता है जी। साथ ही साथ जो भी यूएसजी मशीन्स होती हैं जिनका उपयोग किया जा रहा है, उसको ऑपरेट करने वाले जो भी रेडियोलॉजिस्ट हैं या सोनोलॉजिस्ट हैं या क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, तो उनका नाम उस प्रमाण पत्र के अंदर में
लिखना होगा और लिख करके उसको प्रदर्शित करना होगा। जी। यदि प्रमाण पत्र के अंदर नहीं लिख सकते हैं तो अलग से एक शीट बना करके उसको प्रमाण पत्र के साथ में प्रदर्शित करना होता है। साथ ही साथ यदि किसी विशेष केंद्र पे पंजीकृत कोई डॉक्टर है, उसके अलावा वहां पर कोई भी अन्य डॉक्टर, जो मशीन वहां पर लगाई गई है, रजिस्टर्ड यूजर के अलावा दूसरा कोई डॉक्टर उसका उपयोग नहीं कर सकता है। जी। यदि आवश्यकता होती है तो उसके लिए अलग से फॉर्म है, वो फॉर्म जो है एडवाइजरी अथॉरिटी के यहाँ दे करके अप्रूवल लेना होता है। यानी कि बिना अप्रूवल के कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति हाँ। इन मशीनों का उपयोग नहीं कर सकता। इसके अलावा दिशा निर्देश हैं रिकॉर्ड से संबंधित। जी। जितने भी पेशेंट्स हैं जिनके ऊपर यूएसजी मशीन का उपयोग किया गया है, उनके रिकॉर्ड्स को, जो यूएसजी के फोटोग्राफ्स होते हैं, उनके साथ में रिटेन करना होता है कम से कम 2 साल के लिए। और यदि किसी मामले में कोई मुकदमा यदि लंबित है कोर्ट में, तो जब तक वो मुकदमा जो है समाप्त नहीं हो जाता, तब तक उसको रिटेन करना होता है। जी। जो पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है संस्था ने, उसको रिसेप्शन एरिया में, साथ ही साथ जिस कमरे में उस यूएसजी मशीन का प्रयोग किया जा रहा है, दोनों जगह पर प्रदर्शित करना आवश्यक है। जी। यदि रजिस्ट्रेशन एक ही संस्था के नाम पर है, लेकिन उस संस्था के अंदर एक से ज्यादा कमरों में यूएसजी मशीन इंस्टॉल्ड हैं और उनका उपयोग किया जा रहा है, तो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हर एक कमरे में और रिसेप्शन एरिया में डिस्प्ले में रखना होता है। जी। साथ ही साथ अस्पताल या नर्सिंग होम के अंदर आपको डिक्लेरेशन भी देना होता है कि लिंग निर्धारण के लिए आपके केंद्र में यूएसजी नहीं की जाती जी। है ना। और किसी भी प्रकार का विज्ञापन यूएसजी से संबंधित संस्था को देने की अनुमति नहीं होती है। जी। तो ये सारे दिशा निर्देश हैं जिनका हर एक स्वास्थ्य केंद्र को, यदि वह यूएसजी मशीन का उपयोग कर रहा है, हाँ। तो इनका पालन करना आवश्यक होता है। जी। जी बिल्कुल। ये भी समझना चाहेंगे आपसे नवीन जी कि किसी भी अबॉर्शन यानी कि गर्भपात से पहले डॉक्टर्स की सलाह कानूनी रूप से कितनी जरूरी है और इस पर क्या कानूनी प्रावधान है? जी बिल्कुल वक्ता जी, देखिए, गर्भावस्था को समाप्त करना, जहां एक तरफ महिला की पसंद और उसके प्रजनन अधिकारों का हिस्सा है, वहीं दूसरी ओर राज्य का भी दायित्व बनता है कि वह हर एक जीवन की रक्षा करे। जी। और इसीलिए उसे भ्रूण की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान करना आवश्यक होता है। भ्रूण के स्वास्थ्य और गर्भवती महिला के लिए जोखिम के आधार पर गर्भपात की अनुमति देने के लिए अलग अलग शर्तें हैं और उसकी समय सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं। यदि गर्भ की समाप्ति चिकित्सक की राय में आवश्यक है, देखिए, उस गर्भ से महिला को कोई नुकसान है, कोई खतरा है, ये तभी पता चल सकता है जब किसी न किसी चिकित्सक की राय ली जाए। जी। बिना राय लिए यदि किया जा रहा है, हाँ। तो जाहिर तौर पर वह अपराध होता है। अब चिकित्सक से राय लेने के लिए भी अलग अलग प्रावधान और शर्तें हैं। यदि गर्भधारण से 20 सप्ताह के अंदर गर्भ की समाप्ति करानी आवश्यक होती है, तो वहां पर एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की राय जो है वह आवश्यक होती है। जी। वही यदि गर्भावस्था 20 हफ्ते से ऊपर लेकिन 24 हफ्ते के अंदर है, तो ऐसी स्थिति में कम से कम 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की राय लेना आवश्यक होता है। और यदि कोई गंभीर असामान्यता हो जी। और गर्भावस्था जो है वो 24 सप्ताह से ऊपर है, तो ऐसी स्थिति में स्टेट मेडिकल बोर्ड से ओपिनियन लेना आवश्यक होता है। जी बिल्कुल।
जी बिल्कुल नवीन जी, भ्रूण हत्या से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी है हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बेहतर तरीके से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के जरिए आप जुड़े उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।